मेरा नाम सुवीरा है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जबकि मेरे अम्मा बाबा इतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे। सब लोग यही कहते थे कि पता नहीं यह किस पर चली गई है। मेरे अम्मा बाबा के घर ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं था और वो हमेशा आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते रहते थे। मेरे बाबा ठीक से काम भी नहीं करते थे, इसलिए अम्मा उनसे लड़ाई करती थी। मैं मेरे अम्मा बाबा की इकलौती बेटी थी, लेकिन फिर भी लाडली नहीं थी। वो मुझसे कोई लाड़ प्यार नहीं करते थे। अम्मा मुझसे पूरा दिन घर के काम करवाती थी। बाबा भी मेरा इतना ख्याल नहीं करते थे। बीमार होती थी तो कोई पूछता भी नहीं था। जब ज़्यादा बीमार हो जाती तो डॉक्टर के पास ले जाते थे। एक दिन अम्मा और बाबा को अजीब सी बात करते हुए सुना था। बाबा तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। अम्मा को कह रहे थे कि मैंने तो पहले ही कहा था, तुझे ही इस समय शौक पड़ा हुआ था। नहीं नहीं, यह काम तो मुझे करना ही है। बड़ी तेज बन रही थी। अब बता क्या करें, इतना बड़ा खर्चा कैसे उठाएंगे? किसी काम की नहीं है, क्या फ़ायदा है हमें इसका। मैं उन लोगों की बातें तो सुन रही थी, क्योंकि वो हमेशा ही लड़ते रहते थे, लेकिन मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी। जब उन्होंने कहा कि क्या फ़ायदा है इसका, तो बाबा ने इशारा किया। उनके सामने आटे की चक्की पड़ी हुई थी। मुझे लगा उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, नहीं, अभी तो यह बिल्कुल नहीं है और आजकल तो बड़ी डिमांड है इन चीज़ों की। मेरे बाबा ने कहा, तुझे शर्म नहीं आएगी बेचते हुए इसको? अम्मा ने कहा, क्यों शर्म क्यों आएगी, मेरी थोड़ी है। वो चक्की मेरी दादी की थी और बाबा को उस चक्की से बहुत प्यार था। वो कहते थे, सुबह सुबह इसको चलाओ। मेरी अम्मा इसमें से ताज़ा आटा निकाल के उसकी रोटी बनाकर देती थी, इसलिए बाबा उस चक्की से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन अम्मा कहती थी, जाकर मशीन से ही आटा लाया करो, हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम घर बैठे चक्की चलाते रहे। बाबा ने कहा, ठीक है, अगर तुझे परेशानी नहीं है तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यह तेरा फैसला था। अम्मा ने कहा, ठीक है, मेरा फैसला था ना, तो मैं ही तो कह रही हूँ कि यह काम करते हैं। बाबा ने कहा, ठीक है। अम्मा चक्की उठाई और वहाँ से चली गई। मैं तो इस बात पर परेशान हो रही थी कि अब क्या इस घर की चीज़ें भी बिक जाया करेगी। हमारे घर में वाकई खाने के लाले पड़े हुए हैं। मैं तो कभी उनसे कोई फरमाइश नहीं करती थी। मुझे भूख होती तो मैं कहती थी कि मुझे भूख नहीं है, ताकि मेरे माँ बाबा मेरे हिस्से की रोटी खा ले और उनका पेट भर जाए। कभी कभी थोड़ा बहुत खाकर बाकी खाना बचा देती थी, तो फिर अम्मा बाबा खा लेते थे। एक दिन मैंने अपनी अम्मा को कहा कि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, और ऐसा ही था क्योंकि मैं घर के काम करती थी। अम्मा ने कहा कि मेरे पास इसका हल है। तुझे ना गर्मी हो गई है? जब इंसान के जिस्म के अंदर गर्मी हो जाती है तो फिर इस तरह उसके सिर में दर्द रहता है। ऊपर से मौसम भी गर्म है। एक काम करती हूँ, बेसन से तेरा सिर धो देती हूँ। तेरे सिर को ठंडक मिलेगी, सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा और नींद भी बहुत अच्छी आएगी। अम्मा पहली दफ़ा मेरा इतना फ़िक्र कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। अम्मा ने बाबा को कहा कि जाकर बेसन लेकर आए। वो 10-15 मिनट तक बाबा से कुछ बातें करती रही। फिर बाबा बेसन लेने के लिए चले गए और कहा कि रात को लेकर आऊँगा। अम्मा ने भी कहा कि रात को ही लगाएंगे तो सुकून से सो जाएगी। रात हुई तो अम्मा ने बेसन में थोड़ा पानी डालकर मेरा सिर बेसन से धो दिया और उसके बाद मुझे कहा कि सुकून से सो जाओ। मैं भी सो गई और वाकई मेरे सिर का दर्द भी ठीक हो गया और मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई। पता ही नहीं चला कि मैं कब सोई कब जागी। अम्मा ने कहा कि मुझे यह 15 दिन तक करना है, इससे तुम्हारे जिस्म की गर्मी ख़त्म हो जाएगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैंने कहा कि ठीक है। दरअसल मुझे अम्मा से यह सब करवाना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो मेरा ख्याल कर रही थी, मुझे प्यार कर रही थी, अपने हाथों से मेरा सिर धो रही थी और मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। सारी ज़िंदगी तो उन्होंने मुझे प्यार नहीं किया था, जबकि मैं उनकी अकेली औलाद थी। मैंने उनसे अपने बचपन के किस्से सुनने चाहे, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। एक दिन मैं एक शादी में चली गई। मैं खाना खाने में मशगूल थी कि तभी मेरी सहेली ने कहा कि ज़रा बाहर आओ, तुम्हें एक लड़की से मिलवाना है। हम सबके सामने ही खड़े थे, तभी एक औरत ने मुझे देख लिया और मुझे पुकारने लगी। उसने कहा, तुम्हारा नाम मीना है ना? बेटा, तुम मीना हो ना? मैंने कहा, नहीं आंटी, मेरा नाम मीना नहीं है। उस औरत ने बहुत गंदे कपड़े पहने हुए थे, उसका हाल बहुत ही बुरा था। उसने कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो, तुम मेरी मीना नहीं हो, वह तो अब तक मर गई होगी। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा और हम समझ गए कि यह शायद कोई पागल है। वैसे मुझे पागलों से बहुत डर लगता था, क्योंकि यह लोग अचानक से किसी पर भी हाथ उठा देते थे और बाद में खुद भी भूल जाते थे कि उन्होंने किसी के साथ क्या किया था। इसलिए इन लोगों से बच के रहना चाहिए। मैंने अपनी दोस्त से कहा, चलो अंदर चलते हैं। मैं अंदर जाने ही वाली थी कि जाने से
पहले उस औरत ने मेरी कलाई पकड़ ली, वो भी इतनी मजबूती से कि मेरी चूड़ियाँ टूट गई। वही हुआ जिसका डर था। मैं बुरी तरह घबरा गई कि यह पागल औरत अब मेरे साथ क्या करेगी। उसने कहा, नहीं मेरी मीना नहीं मरी, तुम ही मेरी मीना हो। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं पहचानूंगी क्या? मैं तुम्हारी शक्ल में उसकी शक्ल देख रही हूँ, वो जो मेरी मोहब्बत था। पर मेरी दोस्त ने उससे कहा, इसको छोड़ दो, लेकिन वो नहीं छोड़ रही थी। कहती थी मेरा ही इस पर सबसे ज़्यादा हक है और किसी का भी नहीं है। फिर वहाँ पर मेरे बाबा आ गए और उन्होंने आके मेरी मदद की, लेकिन बाद में हमको डांटा भी। जब शादी हो रही है तो तुम लोग बाहर क्यों खड़ी हो? जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से निकलो, अंदर जाओ। मुझे मेरे बाबा से बहुत डर लगता था। वो मुझे बहुत डांटते थे और आज तक कभी प्यार से बात नहीं की थी। बस लोगों के सामने बड़ी इज्जत से, बड़े फ़ख्र से कहते थे, हाँ ये प्यारी सी लड़की मेरी बेटी है। मुझे लेकर तो सारा ख़ानदान ही बातें करता था। एक दफ़ा मेरी अम्मा की जेठानी ने उनको यहाँ तक कह दिया था कि ये तुम्हारे ऊपर नहीं गई है, ना ही तुम्हारे पति पर। लगता है तुमने किसी और के साथ मुँह काला किया है। इस बात पर बहुत बड़ा फसाद बना। उसके बाद से मेरे बाबा ने अपने सारे रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ दिया था, क्योंकि वो 2 ही भाई थे और जिस भाई की पत्नी ने यह बात की थी वो भाई बहुत अच्छे पैसे कमाता था। इसलिए बाबा की माँ और बाबा की बहनें भी उसी भाई की तरफ थी। बाबा ने उनसे दोबारा कोई रिश्ता नहीं रखा। वक्त गुजरता गया और दादी इस दुनिया से चली गई। सब अपने अपने घर को हो गए थे। जब हम लोग शादी से वापस आए, अम्मा ने कहा, तुम्हारा सिर धो देती हूँ। मैंने कहा, नहीं मेरे सिर में दर्द नहीं है, आज आप रहने दें, मैं थक गई हूँ। अम्मा ने कहा, नहीं आज तो ज़्यादा ज़रूरी है, नज़र लगी होगी और तुम्हारे सिर में दर्द हो जाएगा। मुझे दर्द नहीं हो रहा था और मेरा आज दिल नहीं कर रहा था। मैं बहुत थक गई थी और बस जल्दी जल्दी सोना चाहती थी, लेकिन अम्मा ने ज़बरदस्ती मेरा सिर धुलवाया और मुझे अपने कमरे में ही सुला लिया। बाबा तो वैसे ही घर के सहन में सोते थे। यूँ तो घर में एक और कमरा भी था, लेकिन अम्मा ने मुझे आजकल अपने कमरे में ही सुलाना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा, रात को सिर में दर्द होगा तो मैं रात को उठकर तुम्हारा सर भी दबा दिया करूँगी। मैं बीच बीच में तुम्हें आवाज़ भी देती रहूँगी, इसलिए मेरे कमरे में ही सो जाओ। अम्मा को अचानक से मुझसे मोहब्बत हो गई थी और मैं तो इस मोहब्बत को देखकर बहुत खुश हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन अगले दिन फिर यही हुआ। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे चेहरे पर मेकअप लगा हुआ था और हाथों में चूड़ियाँ भी थी। मैंने इस दफ़ा अम्मा से कहा, आपने ये सब कुछ किया है मेरे साथ? आपने पहनाई है क्या मुझे? तो अम्मा ने कहा, पागल तो नहीं हो गई? मैं तुम्हें क्यों पहनाऊँगी ये चीज़ें? रात को क्या तुम्हें किसी पार्टी में जाना था या सपने में तुम किसी शादी में जा रही थी जो मैं तुम्हें तैयार करती? अम्मा तो इस बात पर अचानक से भड़क उठी थी। मैंने अम्मा से कहा, नहीं मेरा ये मतलब नहीं था कि आपने ये सब कुछ किया है। मैं तो बस ये कह रही थी कि मैंने नहीं किया। तो फिर किसने किया? अम्मा ने कहा, तुमने किया होगा। कल शादी में भी तो गई थी ना, वही चीज़ हाथ में पहनी होगी। लेकिन मैं शादी में इस तरह की चीज़ें पहनकर नहीं गई थी। अम्मा से ज़रा सी बात की तो उन्होंने डांटना शुरू कर दिया। उनकी डांट से मैं बहुत घबराती थी, इसलिए फिर आगे कुछ नहीं कहा और चीज़ें उतार कर रख दी। लेकिन मेरी कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। लगता है मुझे वाकई नज़र लग गई थी। मैं उस औरत के बारे में भी बार बार सोच रही थी जो मुझे मीना कह रही थी। कितने यकीन से कह रही थी कि मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानती हूँ। क्या मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगी? पता नहीं वो कौन थी और मुझे कैसे पहचानती थी। मैं तो ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलती थी और अम्मा कभी कभी किसी शादी ब्याह में साथ ले जाती थी, वो भी मेरी जीत पर, नहीं तो घर में मेरा दिल नहीं लगता था। एक दिन फिर से ऐसा ही हुआ कि जब मैं सुबह सोकर उठी तो मेरे चेहरे पर फिर से मेकअप लगा हुआ था। ये बिना किसी के किए होने वाला काम नहीं था। समझ नहीं आ रही थी कि किससे बात करूं और किससे पूछूं। अम्मा ही थी, उन्हीं के साथ तो मैं कमरे में सोती थी। क्या मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई थी? फिर मैंने अम्मा से बात की तो उन्होंने कहा, एक बीमारी होती है जिसमें इंसान सोते सोते अजीबोगरीब हरकतें करता है। कुछ लोग चलने लगते हैं, कुछ लोग बातें करते हैं, कुछ खुद को तैयार करने लगते हैं और कुछ खाना खाते हैं। और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता। लगता है तुझे वही बीमारी हो गई है। अम्मा ने जो जवाब दिया, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा था। इसके अलावा और कोई वजह नहीं थी, इसलिए मैं भी मान गई कि मुझे ये बीमारी हो गई है। मैंने उनसे पूछा, इसका कोई इलाज है? अम्मा ने कहा, तो फिक्र मत कर, आज से तू मेरे साथ ही सोया कर, मैं तुझे जगा दिया करूँगी।
मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये ना हो कि मैं कहीं उठकर बाहर चली जाऊं। अम्मा ने तसल्ली दी, तू मेरे कमरे में सोती है और तेरे बाबा बाहर सहन में सोते हैं, कोई फिक्र नहीं, सब ठीक होगा। आजकल हर सुबह मेरे चेहरे पर मेकअप लगा होता था और हाथों में चूड़ियाँ होती थी, लेकिन अब मैं इतनी परेशान नहीं होती थी क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि ये सब मैं खुद कर रही हूँ। जब मैंने अम्मा से पूछा तो उन्होंने कहा कि शायद मैं सोए हुए ये सब कर लेती हूँ। उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि कमरा अंदर से बंद होता है और चाबी मेरे पास होती है, इसलिए कोई परेशानी नहीं होगा। अम्मा की बातों से मुझे थोड़ा तसल्ली मिला, लेकिन अब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। मेरे जिस्म के हर हिस्से में दर्द होता था। खैर धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन एक दिन मैं जब आईने में खुद को देख रही थी तो अचानक मेरी नज़र गर्दन पर पड़ी। गर्दन पर जो निशान देखा उसे देखकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह निशान कोई ऐसा वैसा निशान नहीं था। वह निशान तो किसी के दांतों का था, लेकिन मुझे कौन यहाँ पर दांत काट सकता था। मैं बहुत परेशान हो गई। यह देखकर मैं बेचैन हो गई। मुझे बहुत दर्द भी हो रहा था। मैंने ये बात अम्मा को नहीं बताई क्योंकि मुझे अब कुछ गलत लग रहा था। मेरे साथ कुछ तो ठीक नहीं हो रहा था। हर रोज़ रात को मुझे इतनी अच्छी नींद कैसे आ जाती थी कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं कब सोती और कब जागती थी। फिर एक दिन मैंने अम्मा को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना। अम्मा कह रही थी कि नया बेड चाहिए, नई अलमारी, इस घर में तो कुछ भी काम का नहीं है, सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। पैसों की कोई फिक्र नहीं करो, कुछ पैसे दे दूंगी, बाकी तुम मुझसे किस्तों में ले लेना, लेकिन सामान A1 होना चाहिए। मुझे लगा कि शायद अम्मा मेरी शादी की तैयारी कर रही है, मेरा दहेज बना रही है। लेकिन फिर अम्मा ने खुद ही उस औरत को फ़ोन पर कहा कि हाँ मुझे अपने कमरे के लिए चाहिए, तो रंग तो मेरी पसंद का ही होना चाहिए ना। इसका मतलब अम्मा अपने लिए सामान ले रही थी, लेकिन उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए और उन्होंने नया सामान लेकर क्या करना था। थोड़े दिनों के बाद सामान भी घर आ गया। मैंने अम्मा से पूछा तो उन्होंने कहा कि किस्तों पर लिया है, तेरे रिश्ते के लिए लोग घर आया करेंगे तो घर में अच्छी चीज़ें तो होनी चाहिए, वरना देखेंगे तो कहेंगे कि इनके पास तो कुछ है ही नहीं, यहाँ रिश्ता ही नहीं करना। मैंने कहा पर अम्मा यह सामान तो बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है। माँ कहने लगी, तुझे बड़ी पता है महंगा है, ऐसा कुछ नहीं है, महंगा होता तो मैं थोड़ी लेती। जाओ तुम अपने कमरे में। मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन एक चीज़ बहुत अजीब हो रहा था। मेरे साथ मैं दिन ब दिन अजीब सी होती जा रही थी। मुझे दिन भर बहुत सुस्ती रहती। मेरे जिस्म का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहाँ दर्द नहीं होता था। और एक बात बहुत अजीब थी, मेरे जांघों पर सिगरेट का निशान था। किसी ने सिगरेट से मेरी जांघों को जलाया था। या सिगरेट वाली बात तो मेरे दिमाग में घूमने लगी। किसी ने मेरे साथ ऐसा क्या किया था? कौन कर सकता था मेरे साथ ऐसा? अम्मा ने ना सिर्फ सामान लिया बल्कि वो घर की चीज़ें बना रही थी और मुझे यह कह रही थी कि तुम्हारे लिए रिश्ते आएंगे, लेकिन अभी तक मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आया। बल्कि एक दिन एक मोहल्ले की औरत घर आई तो मुझे कहने लगी, बेटा कितनी प्यारी हो तुम, जवान हो रही हो, लड़कियों की शादी जल्दी हो जाए तो ही अच्छा होता है। मैं 16 साल की हो गई थी। गांव में लड़कियों की शादी 16-17 साल में ही हो जाती है। खैर वह आंटी मुझे कहने लगी, तुम्हारी अम्मा को अच्छा रिश्ता दिखाया था मैंने, उसने कहा कि अभी शादी नहीं करनी क्योंकि मेरी बेटी नहीं मानती है। क्यों नहीं मानती हो? तुम्हारी कौन सी नौकरी है या तुम कौन सी पढ़ाई कर रही हो? टाइम से शादी कर लो, इसी में बेहतरी होती है। लड़की जवान होती है तो मर्द के दिल में भी घर कर लेती है। मैंने आंटी की बात सुन ली और मैंने उनको यह नहीं कहा कि अम्मा ने तो मुझसे कोई बात ही नहीं की। मैंने आंटी से कहा, हाँ आंटी, जब आप ऐसा कह रही हैं तो मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगी। मैंने आंटी को कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं अपनी अम्मा को बुरा नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन मेरी अम्मा ने तो मुझे कोई बात ही नहीं बताई थी। उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि मेरे लिए कोई रिश्ता आया है, बल्कि वो तो मेरे रिश्ते से इनकार कर रही थी और दूसरी तरफ मुझे कह रही थी कि तुम्हारे रिश्ते आने की तैयारी कर रही हूँ। अम्मा मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही थी? झूठ तो तभी बोला जाता है जब इंसान कोई गलत काम कर रहा होता है। अम्मा ऐसा क्या कर रही थी? एक दिन मैंने अम्मा को कह दिया कि मेरे सर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है, अब आपको मेरे लिए इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल मुझे गुस्सा आया हुआ था कि वो मुझसे झूठ बोल रही थी, मेरे रिश्ते से इनकार कर रही थी। मुझे घर में बैठा कर उनको क्या करना था? वो औरत बिल्कुल ठीक कह रही थी। अगर मेरी उम्र निकल जाती तो फिर मेरा पति मुझसे मोहब्बत नहीं करता। जो लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है वो पति के दिल में घर भी कर लेती है। और मैंने जब अम्मा से बेसन लगाने के लिए इनकार किया तो अम्मा कहने लगी कि यह तो बड़ा ज़रूरी है, तुम्हें फिर से सर का दर्द हो गया तो
मैंने कहा कि हो जाएगा तो बर्दाश्त कर लूँगी, आप रहने दीजिए। लेकिन अम्मा बेसन लेकर मेरे पीछे ही पड़ गई, यहाँ तक कि ज़बरदस्ती उन्होंने मेरे सर में बेसन डाल दी। मैंने कहा कि यह क्या किया आपने, मेरे सारे कपड़े भी गंदे कर दिए। तो अम्मा ने कहा कि यह तो ज़रूरी था तुम्हारे लिए, चलो कोई बात नहीं, जाकर नहा लो। मुझे नहाते हुए ही चक्कर आ रहे थे। नहाने के फ़ौरन बाद में बिस्तर पर ऐसे गिर गई कि मुझे सुबह ही होश आया और सुबह मुझसे उठा नहीं जा रहा था क्योंकि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब मुझे लगने लगा कि कोई गड़बड़ ज़रूर है। एक दिन मैंने अम्मा को कह दिया कि अम्मा आज आप रहने दो, मैं बेसन को खुद ही अपने सर पर लगा लूँगी। माँ ने खुशी खुशी बेसन को मुझे दे दिया और कहा ठीक है लगा लो, लेकिन लगाना ज़रूर। मैंने कहा माँ परेशान ना हो, मैं लगा लूँगी। मैंने माँ से तो कह दिया, लेकिन मैंने लगाई नहीं और बाथरूम में ही बेसन को बहा दी। उस दिन जब मैं सोई तो मुझे सही से नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक कमरे में हलचल हुई। रात का वक्त था, मैंने आंख नहीं खोली क्योंकि मुझे जो आवाज़ आई वो मेरे बाबा की नहीं थी, वो तो किसी गैर मर्द की आवाज़ थी। वह कह रहा था ठीक है ना, माल तो एकदम ताज़ा है। मैं डर गई कि ये कमरे में कौन आदमी आ गया। हमारे यहाँ तो कोई रिश्तेदार भी आते जाते नहीं थे। थोड़ी देर के बाद खामोशी हो गई और ऐसा लगा कि कमरे में कोई है तो ज़रूर, पर कोई बोल नहीं रहा। मैंने चादर की आड़ में आँख निकाल कर जब देखा तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे कमरे में एक गैर मर्द खड़ा था, उसके हाथ में सिगरेट था। वह 48 साल का मर्द था। वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही उसने मुझे छूने की कोशिश की, मैं फ़ौरन उठ खड़ी हुई और उसे धक्का दिया। वह दूर चला गया और मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अम्मा और बाबा दोनों कमरे में आ गए और बाबा ने जब यह मंजर देखा तो गुस्से से अम्मा से कहा ये क्या है, इसको होश कैसे आया। मैं यह बात सुनकर हैरान रह गई। उस शख्स ने मेरे बाबा का गिरेबान पकड़ लिया। उसने कहा तुम तो कह रहे थे लड़की बेहोश है, लेकिन यह तो मुझे अपने आप को हाथ नहीं लगाने दे रही। उसने मेरे बाप की जेब से पैसे निकाले और मेरे बाबा को धक्के देकर वहाँ से चला गया। मैंने बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगी, अम्मा ये क्या हो रहा था यहाँ पर, क्यों वह आप लोगों को इतने सारे पैसे दिया था, क्यों वह मेरी तरफ बढ़ा था, बाबा ने ऐसा क्यों कहा कि आज इसको बेहोश क्यों नहीं किया। मेरे बाबा ने मेरी अम्मा को कहा कि तुम ही इसको समझाओ और घर से बाहर निकल गए। मेरी अम्मा मेरे सामने खड़ी थी। उसने कहा कि बैठ जाओ, मेरी बात सुनो। मैंने बुरी तरह रोना शुरू कर दिया कि क्या हो रहा है मेरे साथ। अगर मैं अभी बेहोश होती तो क्या वह शख्स मेरी इज्जत को तार तार कर देता। अम्मा ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, बैठकर आराम से मेरी बात सुन ले। मैं उनके सामने बैठी रो रही थी। आगे अम्मा ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि बात ही ऐसी थी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तेरी असली माँ नहीं हूँ, ना ही यह तेरा असली बाप है। हम दोनों ने भागकर शादी की थी। सारे मोहल्ले में हमारी कोई इज्जत नहीं थी। लोग तो हमारी तरफ देखते भी नहीं थे, क्योंकि हमने शादी से पहले ही कितने दिनों तक साथ रहा था। उसके बाद हमने मंदिर जाकर शादी कर ली थी। भगवान ने मुझे कोई औलाद नहीं दी तो मुझे एक दिन कूड़े के ढेर से मिली थी। उस वक्त मेरे सर पर औलाद का भूत सवार था, क्योंकि हम जहाँ भी जाते थे लोग हमें किराए पर घर भी नहीं देते थे कि ये लोग पता नहीं शादीशुदा है या नहीं। लेकिन जब तू हमारे साथ थी तो लोगों ने हम पर भरोसा करना शुरू कर दिया कि ये तो फैमिली वाले हैं। हमने तेरा नाम सवेरा रखा और तुझे अपनी बेटी बना लिया। शुरू में थोड़ा बहुत लगाव था, लेकिन अपना खून तो अपना होता है, तू मेरा खून नहीं है। हमारे हालात बहुत बुरे हो गए और हमें पैसे की सख्त ज़रूरत थी। सारी ज़िंदगी मैंने गरीबी में गुजार दी और अब गरीबी में रहना नहीं चाहती थी। हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तभी मुझे ख्याल आया कि हम तुम्हारा सौदा करके पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि तू काफ़ी बड़ी भी हो चुकी थी और काफ़ी खूबसूरत भी दिखती हो। तुम्हारे अच्छे खासे हमें पैसे मिलते। हमने इस घर को जिस्म फरोशी का अड्डा बना लिया और तुझे इस्तेमाल किया। जो बेसन मैं तेरे सर में लगाया करती थी उसमें बेहोशी की दवा होती थी, जिसका इतना असर था कि तू लगाते ही बेहोश हो जाती थी। अगर तुझे खाने की कोई चीज़ देकर बेहोश करती तो तुझे शक हो जाता। अम्मा कहने लगी, देख सवेरा, तू परेशान ना हो, जो चल रहा है उसे चलने दे। वैसे भी तू तो बेहोश होती है, तुझे कुछ पता ही नहीं चलता होगा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मेरी बात मान ले और जो चल रहा है उसे चलने दे। इस तरह से हमारे पास बहुत पैसे आते रहेंगे, तुझे भी अच्छे अच्छे खाने मिलेंगे, पहले कोई अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे। मेरी अम्मा अपनी ऐसी बातों से वह मेरे गले में जहर उतार रही थी। मुझे यह सारी बातें इतने आराम से बता रही थी, जबकि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। मैंने तो इन दोनों को ही अपना माँ बाप समझा था। उन्होंने मेरे साथ क्या
क्या किया, मुझे इस्तेमाल किया। इसका मतलब उस दिन जब यह लोग बातें कर रहे थे कि हाँ अब यही करना पड़ेगा, अपनी नहीं है तो यह चक्की की बातें नहीं कर रहे थे। ये मुझे बेचने के प्लान बना रहे थे, मेरी इज्जत का सौदा कर रहे थे और मैं इस बात को समझ ही नहीं पाई थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी, पर अब अकल से काम लेना था। अम्मा ने कहा कि मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस जो चल रहा है वैसे ही चलने दो। मैंने थोड़ा बहुत रोने के बाद हाँ में सर हिला दिया कि ठीक है, जबकि अगर ऐसा करने के लिए मैं मान जाती तो शायद इस दुनिया की सबसे बुरी लड़की होती। मेरी अम्मा ने बाबा को कह दिया कि सुवीरा को मना लिया है, अब उससे यह सब चोरी चुपके करना नहीं पड़ेगा। सारा कुछ बिल्कुल ठीक है। किसी तरह से मैंने दिन भर गुजारा, लेकिन जैसे ही शाम हुई मैं बाबा और अम्मा से छुपकर घर से भाग गई। आज पता चला कि कोई अपने घर से क्यों भाग जाता है। मेरे दिमाग में अजीब अजीब सी बात आ रही थी। मुझे लग रहा था कि आज तक जो मेरे साथ होते आया था उससे मैं अनजान थी, लेकिन अब मुझे सारी हकीकत पता थी। मुझे अपने आप से बहुत अजीब लग रहा था। मैं सड़क पर जा रही थी, तभी मुझे वही पागल औरत मिली जिसने एक दफ़ा मेरे हाथ पकड़कर मुझे कहा था कि तुम मेरी मीना हो। आज वह बहुत ही खामोश थी, मैं रो रही थी। वह मेरे पास आई और मेरे आंसू साफ करने लगी। मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उसको सारा कुछ बता दिया। उसने कहा कि तुम मेरी मीना हो, मेरी बेटी हो तुम। मैंने ही तुझे कूड़ों के ढेर पर रखा था। मुझे बदनामी का डर था। मैंने किसी से मोहब्बत की थी और तुम उसी मोहब्बत की निशानी हो। मैं जिस मर्द से मोहब्बत कर बैठी थी उसने मुझे मोहब्बत में बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए और मुझे अपनी बातों में ले लिया। मेरे साथ उसने कई रातें भी गुजारी। जब मैं प्रेग्नेंट हुई, मैंने उससे शादी के लिए कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने मुझे अपनी ज़िंदगी से ऐसे निकाला जैसे चाय में पड़ी मक्खी को कोई निकाल फेंकता है। उसने मुझे कभी मुड़कर भी नहीं देखा। जब मेरे घर वालों को यह बात पता चली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो घर वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं घर से बेघर हो गई। मैं दर दर सड़कों पर भटकने लगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन किसी तरह से मैं भीख मांगकर अपने पेट भरकर सड़कों पर रात गुजारती। किसी तरह से वक्त गुजरता गया और फिर मैं तुझे जन्म दिया। मुझे लगा कि मैं तुम्हारी परवरिश नहीं कर पाऊंगी। मेरा खुद का पेट भरना मुश्किल था। मैं तेरा कहाँ से परवरिश कर पाती, मैं तुझे कहाँ से खिला पिला पाती। इसलिए मैंने तुझे कूड़े की ढेर में छोड़ दिया। मुझे माफ़ कर दे मेरी बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी माँ मेरे सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वह कहने लगी, मेरी बच्ची मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे पैदा किया था। उस दिन मैं तुझे शादी में देखी तो मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरी औलाद हो। अपना खून को भला मैं कैसे नहीं पहचानती। उस औरत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुझे अपनी कलाई में एक निशान दिखाई। उसकी कलाई में जो निशान था वह निशान सेम मेरी भी कलाई में थी। इसका मतलब वह औरत सच कह रही थी, यही मेरी असली माँ है। मैं उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। वह मुझे अपने घर में ले गई। उसका घर एक पुराना सा टूटा घर था जिसका मालिक शायद इस दुनिया में नहीं थे। मैंने अपने आंसू साफ कर लिए और मैंने उनसे कहा कि आज से मैं आपका ख्याल रखूंगी, अपने और आपके लिए पैसे कमाऊंगी। मेरी माँ कहने लगी, नहीं बेटी, तुम पैसे नहीं कमाओगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं पर से पहले अपनी ज़िंदगी को भूल गई थी, लेकिन अब मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ। तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पैसे कमाती हूँ। मैं यहीं पर पास में ही काम करने के लिए जाती हूँ। उनके घर में खाना बनाती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ। मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। मैंने उन पैसों को बड़ी हिफाजत से रखा है। मैंने अपने ऊपर उन पैसों को ज़रा सा भी खर्च नहीं किया। मुझे एहसास था कि मेरी बेटी ज़िंदा है। या देखो, मेरे पास इतने सारे पैसे हैं। मैंने यह पैसे तुम्हारे लिए जमा करके रखा है। मैंने देखा मेरी माँ के पास पैसे थे। इतने पैसे में तो अच्छा सा किराए का घर में हम लोग रह सकते थे। मैं अपनी माँ के गले से लग गई, अपनी माँ के हाथों को चूमने लगी। मेरी माँ भले ही पागलों जैसी हरकत करके रखा था, लेकिन उनके पास एहसास था। अपनी बेटी के लिए उनके दिल में एहसास थे। मैंने अपनी माँ को सच्चे दिल से माफ़ कर दिया और हमने वह मोहल्ला छोड़ दिया। हम एक अच्छे से किराए के घर में रहने लगे। अपने खाने पीने की सारी चीज़ों को इंतज़ाम कर लिया। मैंने माँ से कहा, माँ अब आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है,
मैं कोई काम ढूंढ लूँगी, आप घर पर रहेंगी। मेरी बहुत जिद करने पर माँ मान गई। माँ कहने लगी, पर तुम क्या काम करोगी, तुम्हें कोई काम आता है? मैंने कहा, माँ मुझे तो कोई काम नहीं आता है। तभी मेरी माँ कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं तुझे खाना बनाना सिखाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। मैंने कहा, ठीक है। मेरी माँ ने मुझे 1 हफ्ते में ही बहुत अच्छा खाना बनाना सिखा दिया। मैं बहुत अच्छा खाना बनाने लगी। अब मैं घर से बाहर निकलती, लोगों से मिलती और अपने लिए एक नई शुरुआत करने की कोशिश करती। हम लोग जहाँ रहते थे पास में ही एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। मैंने सोचा, क्यों ना मैं उस रेस्टोरेंट में जाकर बात करती हूँ। मैंने अपनी माँ से आशीर्वाद ली और मैं उस रेस्टोरेंट में चली गई। मैंने उस रेस्टोरेंट के मालिक से बात की। उन्होंने कहा कि ठीक है, पहले मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा। मैंने कहा, ठीक है। उन्होंने मुझे दूसरे दिन बुलाया। मैं दूसरे दिन रेस्टोरेंट में आई तो उन्होंने मेरा खाना बनाने का टेस्ट लिया। उन्होंने जो भी बनाने के लिए कहा, मैंने पूरी ईमानदारी से सारी चीज़ों को बना दिया। वह बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, कल से ही तुम काम पर आ जाना। उन्होंने मेरी सैलरी 10,000 बताई। मैं 10,000 सुनकर ही बहुत खुश हो गई। मैंने अपने मालिक से इजाज़त ली और घर आ गई। मैंने माँ को सब कुछ बता दिया। मेरी माँ भी बहुत खुश हो गई। मैं उस रेस्टोरेंट में काम करने लगी। धीरे धीरे वक्त इसी तरह गुजरता गया। एक दिन मेरी मुलाकात उस रेस्टोरेंट में उसी मर्द से हुआ जिसे मैंने आधी रात को अपने कमरे में देखा था। मेरी नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, मेरे सर पर जैसे आसमान गिर पड़ा हो। मैं उसे देखकर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने मेरा रास्ता रोक लिया। वह कहने लगा, अरे तुम यहाँ कैसे आई, तुम्हारा तबीयत तो ठीक है। मैंने कहा, मेरा रास्ता छोड़ो। लेकिन वह मुझसे बदतमीज़ी करने लगा और कहने लगा, इतनी भी क्या जल्दी है, कहाँ जा रही हो? कहीं अब इस रेस्टोरेंट में तो तुम काम करना नहीं शुरू कर दी? मैंने कहा, हाँ मैं यहीं काम करती हूँ, मैं यहाँ खाना बनाती हूँ। वह कहने लगा, खाना बनाती हो या फिर रात मर्दों के साथ रात गुजारती हो? उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे खींचकर जोरदार थप्पड़ मार दिया। रेस्टोरेंट में जितने भी लोग बैठे थे, कुछ लोग उठकर के खड़े हो गए, कुछ लोग मुझे गलत कहना शुरू कर दिया। वह कहने लगे कि यह क्या बदतमीजी है, कस्टमर से कोई ऐसी बिहेव करता है, कस्टमर से कोई ऐसे पेश आता है, इस लड़की ने बदतमीजी की है, इसे इस नौकरी से निकालो, किसी ने रखा है इस नौकरी पर। कुछ लोग कहने लगे, ज़रूर इस आदमी ने ही कुछ किया होगा उस लड़की को, तभी तो उसने थप्पड़ मारा है। लेकिन उस आदमी ने सभी लोगों के सामने यह कह दिया कि मैं उसे बहुत ही गंदी तरीके से बात कर रही थी। उस आदमी ने मुझे बदनाम कर दिया, उस रेस्टोरेंट के मालिक की नज़रों के सामने मुझे गिरा दिया। तभी मेरे सामने एक मर्द आकर खड़ा हो गया। वह लगभग 38 साल का मर्द होगा। वह सबके सामने उस आदमी को खींचकर जोरदार थप्पड़ मारा और उन्होंने उस आदमी को धक्का देकर ज़मीन पर पटक दिया। वह कहने लगे, माफ़ी मांगो इस लड़की से, इसने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम इस लड़की को छेड़ रहे थे, तुम उससे बदतमीज़ी कर रहे थे। अगर तुमने इस लड़की से माफ़ी नहीं मांगी तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। इतना कहना था कि वह आदमी मेरे पैरों में गिर गया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैंने उसे माफ़ कर दिया। वह आदमी वहाँ से उठकर चला गया। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की, वरना मैं तो यहाँ बदनाम हो जाती, मुझे काम से भी निकाल दिया जाता। वह कहने लगा, अच्छा तो यहाँ पर काम करती हो तुम? मैंने कहा, हाँ मैं काम करती हूँ। वह कहने लगा, इतनी खूबसूरत लड़की और रेस्टोरेंट में काम, अच्छी बात है। वैसे क्या काम करती हो तुम यहाँ पर? मैंने कहा, मैं खाना बनाने का काम करती हूँ। उसने मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम मीना बता दिया। वह मेरे नाम के साथ साथ मेरी भी तारीफ़ करने लगा। फिर वह यहाँ से चला गया। अब वह इस रेस्टोरेंट में हफ्ते में 1-2 रोज़ ज़रूर आता था और मुझसे बात करने की कोशिश करता था। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि वह मुझसे काफ़ी बड़ा था। मैंने कहा, क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? वह कहने लगा, हाँ क्यों, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो ना कह सकती हो। मैंने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आपके बारे में ऐसा कुछ सोचा नहीं। क्या आप मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे माँ बाप कौन हैं? वह कहने लगा, वह सब मुझे नहीं जानना, बस तुम मुझे अच्छी लगती हो, बस इतना मुझे पता है। मैंने कहा, मेरा बीता हुआ कल बहुत ही भयानक है, शायद आप जानेंगे तो मुझे आज के बाद देखेंगे भी नहीं। वह कहने लगा, ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मैंने कहा, क्या आप ऐसी लड़की से शादी करना चाहेंगे जिसके साथ कई मर्द रात गुजार चुके हो? क्या आप ऐसी लड़की से शादी करना चाहेंगे जिसकी इज्जत खत्म हो चुकी हो? मेरी ऐसी बातें सुनकर वह हैरान हो गया। वह मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? क्या तुम्हारे साथ किसी ने ज़बरदस्ती की है? मैंने कहा, मेरे साथ किसी ने भी ज़बरदस्ती नहीं की है, ना ही मैंने यह सब अपने होश में किया है। मेरी कहानी बहुत अजीब है। मेरी
मेरी माँ मुझे कूड़े में फेंक कर चली गई। मुझे किसी और ने पाला पोसा और फिर जब मैं जवान हुई तो वह लोग मेरे जिस्म का सौदा करना शुरू कर दिया। मेरी बेहोशी की हालात में वह लोग पैसा लेते थे और मेरे साथ मर्दों को रात बिताने के लिए छोड़ देता था। जब मुझे यह बात पता चली तो मैं वहाँ से भाग गई। किस्मत ने मुझे दोबारा मेरी अपनी माँ से मिला दिया। अब मैं अपनी माँ के साथ ही रहती हूँ। यही मेरी कहानी है। क्या यह सब जानने के बावजूद भी आप मुझसे शादी करोगे? उन्होंने कहा, हाँ, मैं फिर भी तुमसे शादी करूँगा। मैंने कहा, ठीक है, अगर आप बोल रहे हो तो मैं अपनी माँ से बात करूँगी। तभी वह कहने लगा, मेरा भी बीता हुआ कल है। मैं चाहता हूँ तुम उसे जान लो, फिर फैसला करो। उन्होंने आगे जो बात कही उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वह कहने लगा, मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। मेरी एक बेटी भी है जिसके लिए मैं शादी करना चाहता हूँ। मेरी बेटी को एक माँ की ज़रूरत है। वह बहुत छोटी है। मेरी बेटी की पैदाइश के वक्त मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दिया। मेरे अतीत को जानने के बावजूद भी वह मेरा हाथ थामने के लिए तैयार हो गए। तो फिर मैं कौन होती हूँ इनकार करने वाली? अगर मेरी वजह से एक बच्चे को माँ मिल रही है तो इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए? मुझे तो लगा था कि मेरी ज़िंदगी अब किसी काम की नहीं, लेकिन शायद मैं गलत थी। मैंने अपनी माँ से बात की। माँ भी बहुत खुश हो गई। माँ को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। हमने सादगी से शादी कर ली। दोस्तों, मेरा फैसला सही है या गलत कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।